लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई, वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम
एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब से इतनी जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते
उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम ये कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। सुदूर पूर्व के इलाके में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहा करता था। ये युवक अपनी प्यारी माँ की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था और देश के शानदार महल में सुल्तान की एक सुंदर बेटी थी। उसका नाम था जास्मिन। जास्मिन के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत अकेली थी। इतनी कि महल में उसकी एकमात्र दोस्त रीन नाम की एक छोटी रंगीन हमिंगबर्ड थी। कभी कभी जास्मिन अपना चेहरा घूंघट से ढककर बाजार जाती थी। इस प्रकार वो लोगों के बीच घूम रही थी। एक क्षण के लिए अपना अकेलापन भूल जाती थी। एक दिन अलादीन हाथ में फावड़ा लेकर काम करने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक आदमी को कुएं के पास खड़ा देखा। सुनो बच्चे, मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल सर, जितनी मुझसे हो सके। क्या तुम्हें मेरे हाथ में ये सोना दिख रहा है? अगर तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ, तो और भी कुछ हो सकता है तुम्हारा। अलादीन उस आदमी की मदद करने के लिए सहमत हो गया। मैंने कुएं में कुछ गिरा दिया है। मैं एक रस्सी नीचे गिराने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उठाकर मेरे पास वापस लाओ। अलादीन ने कुएं में देखा। वो एक अंधेरा कुआं था जिसका कोई तल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो सोने की लालच में रस्सी पकड़कर नीचे चला गया, जिसका उस आदमी ने वादा किया था। जब वो कुएं के तल पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और छोड़ दी। उसी क्षण उसने देखा कि काला कुआं चमचमाते रत्नों से चमक रहा था। बच्चे, वहाँ एक पुराना दीपक है, बस उसे मेरे पास ले आओ। अलादीन को वो पुराना दीपक मिल गया जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आदमी सारे सोने और गहनों में से ये जर्जर दीपक क्यों निकालना चाहता था। फिर उसने रस्सी पकड़ ली और मुश्किल से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मुझे दीपक पकड़ने दो ताकि तुम आसानी से बाहर आ सको। जैसे ही अलादीन ने उसके हाथ में दीपक दिया, उस आदमी ने अपने हाथ से रस्सी छोड़ दी। अरे नहीं! अलादीन ने घबराहट में दीपक का सीरा पकड़ लिया। मेरा दीपक छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं गिर जाऊंगा। जब वो आदमी अपने दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा था तो अलादीन और दीपक एक साथ बड़े शोर से कुएं के तल में गिर गए। नहीं, मेरा दीपक, मेरा दीपक। हालांकि होश में आने पर अलादीन ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई वहां से नहीं गुजरा। अलादीन असहाय था। उसने माचिस जलाई और डर के मारे इधर उधर देखा। तभी उसे जमीन पर एक अंगूठी दिखाई दी।
जब उसने अंगूठी को अपनी उंगली पर पहना तो रोशनी ने उसे घेर लिया। इस अंगूठी का मालिक मेरा स्वामी है। तुम्हारे पास केवल 3 इच्छाएं हैं। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। मैं बस इस कुएं से बाहर निकलना चाहता हूँ। राक्षस ने अलादीन की इच्छा पूरी की। अलादीन हाथ में दीपक लेकर भागा। तभी उसकी टक्कर जैस्मीन से हुई, जो बाजार में घूम रही थी। जब जैस्मीन का घूंघट खुला तो अलादीन को नहीं पता था कि उसने जो सुंदरता देखी उसके सामने वो क्या है। ओह, क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ, मुझे क्षमा करें। अलादीन ये जाने बिना चला गया कि वो कौन है, लेकिन जैस्मीन जो उसको पीछे से देख रही थी, उसे पहली नजर में अलादीन से प्यार हो गया। घर पहुंचकर हांफते हुए अलादीन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो हुआ था, और उसकी माँ इस बेकार दिए को साफ करना चाहती थी और उसे बेचना चाहती थी। लेकिन जब वो दीपक के ऊपरी हिस्से को पोंछ रही थी, अचानक धुएं ने सब कुछ ढक लिया। धुएं से एक जिन्न प्रकट हुआ। मैं बहुत देर तक इस दिए में था। तुमने मुझे बचाया, इसलिए जो चाहे मांग सकते हो। अलादीन और उसकी माँ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मुझे दूध और शहद से भरी एक अद्भुत मेज चाहिए। अचानक उसके सामने सभी प्रकार के भोजन के साथ एक आदर्श मेज दिखाई दी। कुछ ही महीनों में जिन्न की बदौलत अलादीन और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए। इस पूरे समय अलादीन का ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर था जिससे वो बाजार में टकराया था। दूसरी ओर सुल्तान को पता चला कि उसकी बेटी जैस्मीन चुपके से बाजार जा रही थी और उसने उसे कमरे में कैद कर लिया। दूसरी ओर जैस्मीन ने अपने दिन कमरे में अलादीन के सपने देखते हुए बिताए। कुछ समय बाद सुल्तान को अलादीन की संपत्ति के बारे में पता चला। सुल्तान ने इस संपत्ति का कारण जानने के लिए उसे महल में बुलाया। प्रिय महाराज, आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं आपसे एक शानदार महल और सोने से भरे हाथ वाले 40 सैनिक मांगता हूँ। चलो देखते हैं कि आप उतने अमीर हैं जितना वो कहते हैं। महल से निकलते समय अलादीन की नजर जैस्मीन से मिली और उसे एहसास हुआ कि ये खूबसूरत राजकुमारी वही लड़की थी जिससे वो बाजार में टकराया था। वो तुरंत जिन्न से इच्छा करने के लिए चला गया। रीन देखा, ये वही था, ये वही लड़का था जिसे मैं बाजार में मिली थी। जैस्मीन दौड़ी और घुटने के बल बैठ गई। मेरे सुल्तान, मेरे पिता, मुझे इस आदमी से प्यार हो गया है। मैं शादी करना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर रुको, मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अलादीन ने उत्साहपूर्वक जिन्न को सुल्तान की इच्छा बताई। जिन्न ने उसकी उंगलियां चटकाई और एक विशाल महल, 40 सैनिक और सोने का एक संदूक उनके सामने प्रकट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मैं शायद जैस्मीन से शादी कर सकता हूँ। अगले दिन अलादीन अपने पीछे 40 सैनिकों के साथ महल में पहुंचा। जब सुल्तान ने सैनिकों और उनके सामने उपहारों को देखा तो वो इस धन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अलादीन से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है। अगले हफ्ते अलादीन और जैस्मीन की शादी एक शानदार समारोह के साथ हुई। एक दिन जब अलादीन घर पर नहीं था तो एक सेल्समैन महल में आया। मैं आपका कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ। ये सुनकर जैस्मीन ने घर का पुराना दिया सेल्समैन के पास खिड़की से फेंक दिया। लेकिन ये सेल्समैन वही दुष्ट आदमी था जिसने अलादीन को कुएं में छोड़ा था। जैसे ही उसने दीपक उठाया, उसने उसे सहलाया और जिन्न से महल को राजकुमारी के साथ बहुत दूर ले जाने के लिए कहा।
जिन्न ने वही किया जो वो आदमी चाहता था। जब अलादीन वापस लौटा तो उसने देखा कि महल और राजकुमारी अपनी जगह पर नहीं थे। मेरी राजकुमारी, मेरा महल, वे कहाँ गायब हो गए? तुम कहाँ हो? अलादीन को कुएं में मिली अंगूठी के बारे में याद आया। उसने तुरंत अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और उसी क्षण चारों ओर रोशनी फैल गई और बीच में एक जायंट दिखाई दिया। मुझसे आपका क्या अनुरोध है? आपकी केवल 2 इच्छाएं बची है। अलादीन जैस्मिन के पास जाना चाहता था। जायंट ने ताली बजाई और अलादीन ने खुद को एक उड़ते कालीन पर पाया। ये कालीन आपको जैस्मिन तक ले जाएगा। दरअसल उड़ता हुआ कालीन उसे रेगिस्तान के बीच स्थित उसके महल में ले गया। अलादीन कालीन से उतरा और कहीं चला गया और उसने देखा कि जैस्मिन बूढ़े आदमी की सेवा कर रही थी और दीपक उस आदमी की गोद में था। अलादीन ने फिर से अंगूठी अपनी उंगली पर रखी और अपनी आखिरी इच्छा जताई। मैं चाहता हूँ कि आप इस खलनायक को एक विशालकाय पक्षी में बदल दे, अभी। जायंट ने ये इच्छा पूरी की और वो आदमी तुरंत एक पक्षी में बदल गया। अलादीन तुरंत जैस्मिन के पास गया और उसे गले लगा लिया। अलादीन ने पुराना दीपक हाथ में लेकर उसे सहलाया और जिन्न से महल को पुरानी जगह पर ले जाने को कहा। अवश्य महाराज। आकाश में उड़कर महल अपने पूर्व स्थान पर लौट आया। जब अलादीन और जैस्मिन ये सोचकर नाच रहे थे कि उनकी खुशी हमेशा बनी रहेगी, दीपक जमीन पर गिर गया। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि जिन्न दीपक से टूटे हुए किनारे से निकल गया है। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। ओह, मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको,
तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओ बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियां। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी।
मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मान से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो भालू, 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 भालू मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। एक दिन एक किशोरी लड़की बटू, जो अपने बूढ़े और बीमार पिता के इलाज की तलाश में थी, जंगल में स्वास्थ्यवर्धक पौधों की तलाश में पेड़ों से अलग अलग फल इकट्ठा करते घूम रही थी। ये एक बैंगनी पत्ता है, शायद इससे मेरे पिताजी अच्छे हो जाएं। जब बटू फलों और पौधों को अपने थैले में इकट्ठे करते हुए चल रही थी, तो उसने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को धीरे धीरे चलते हुए देखा। बटू तुरंत जाकर उसकी मदद करना चाहती थी। हेलो मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बुढ़िया ने अपने हुड के नीचे से बटू को देखा। धन्यवाद किशोरी कन्या, रास्ते में मेरी छड़ी टूट गई। मैं बहुत धीमे धीमे से चल रही हूँ कि कहीं मैं गिर न जाऊं। बटू ने चारों ओर देखा और उसके ठीक पीछे पथरीले इलाके की ओर चल दी। उसने मुश्किल से चट्टानों के चारों ओर अपना रास्ता बनाया और एक बहुत ही मजबूत लकड़ी ढूंढी। उसने सीधे इस लकड़ी को नुकीले पत्थर के किनारे पर घिसा और उसे चलने वाली छड़ी में बदल दिया। फिर उसने उसे बुढ़िया को दे दिया। ये लीजिए, आप अब बाकी का रास्ता इसके सहारे चल सकती हैं। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से ये काम करके मेरे दिल को जीत लिया बेटी, शुक्रिया। पर तुमने ऐसा किसी अजनबी के लिए क्यों किया? मेरे पिता भी बहुत बीमार हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बूढ़ा या बीमार है, बस सबकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया बटू की इन बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने उसे छोटा सा जादू का डिब्बा दिखाया जो वो अपने हाथ में लिए हुए थी। पर तभी पास से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी ने उन्हें देख लिया और वो पेड़ के पीछे छिपने लगा। वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की की बातें सुन रहा था। ये जादू का डिब्बा ले लो बेटी और इसे अपने पिता के पास ले जाओ। तुम्हें इससे हमेशा उपचार वाले पोषक तत्व मिलेंगे। शुक्रिया, लेकिन आपको भी इसकी जरूरत है। तुमने मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी, मेरी चलने वाली छड़ी। अब ये जादू का डिब्बा ले लो और इसकी चीजों को उन लोगों से बांटना जिसकी इन्हें जरूरत हो, नहीं तो ये जादू का डिब्बा बेकार है। हाँ, एक जादुई बक्सा? अगर मैं इस जादुई बक्से को बेच दूं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बट्टू ने बूढ़ी औरत से बक्से को ले लिया। जब उसने उसे खोला तो उसने उसमें पानी, रोटी और मुट्ठी भर अखरोट देखे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गई। जब बट्टू घर जा रही थी, रास्ते में उसे वही चालाक व्यापारी मिला जो उनकी बातें सुन रहा था। व्यापारी ने कहा कि वो बट्टू से वो बक्सा खरीदना चाहता है। मैं आपको बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा और पैसों के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मैं इस बक्से की चीजें सिर्फ उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्हें जरूरत है। तुम्हारा दिन शुभ हो। बट्टू ने चलना जारी रखा अपने घर की ओर। कुछ समय बाद उसे अपने सामने एक बहुत भूखी बकरी दिखाई दी। बकरी इतनी दुबली थी कि बट्टू ने उसे डिब्बे की सारी रोटियां दे दी।
ये तुम्हारे लिए है प्यारी बकरी। ये बॉक्स पहले से ही जादुई है। इसका सामान कभी खत्म नहीं होगा। जितना चाहो खाओ। बकरी ने सारी रोटियां खा ली क्योंकि वो बहुत भूखी थी। नवयुवती अपने रास्ते पर चलती रही। इस बार उसे अपने सामने एक कोको का सूखा पेड़ दिखाई दिया। ओह, तुम्हें किसने इतना प्यासा छोड़ दिया कोको पेड़? तुम्हारे पास इतना सुंदर कोको है। लोग उससे स्वादिष्ट चॉकलेट बना सकते हैं। पेड़ की शाखाएं इतनी पतली थीं कि बटू खुद को रोक नहीं पाई और पेड़ की जड़ों को सींचा डिब्बे के पानी के साथ। पेड़ ने तुरंत सारा पानी सोख लिया। आहा, जल्दी बहुत सारे कोको तुम्हारी शाखाओं पर खिलेंगे। बटू अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन कुछ समय के बाद वो रुकना और आराम करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। ठीक तभी वही चालाक व्यापारी बटू के सामने फिर से भेष बदल कर आया। नमस्ते, मैं महल का संरक्षक हूँ। अगर आप थकी हुई हैं, तो मैं आपको अपने घोड़े पर लेकर जा सकता हूँ। ये आपकी महानता होगी पहरेदार जी। मैं थोड़ी थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। ये लीजिए मैम। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी, तो आपको मुझे वो जादुई बक्सा देना होगा। क्या? आप पहरेदार नहीं हैं? आप वही व्यापारी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिन अच्छा हो। बटू जंगल में चलती रही तेज कदमों के साथ। वो बक्से से मुट्ठी भर अखरोट खाना चाहती थी क्योंकि वो भूखी थी। हालांकि उसने गिलहरियों का एक परिवार देखा जिनमें से हर कोई भूख से मर रहा था। मैं थोड़ी देर और भूख सह सकती हूँ, पर ये अब और इस जंगल में भूखे ना रहें। वैसे भी ये जादू का डिब्बा है, मैं अखरोट बाद में भी खा लूंगी। बट्टू ने गिलहरी परिवार को डब्बे से अखरोट दे दिए और फिर वो नवयुवती बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए अंत में अपने घर पहुंची। वो अपने बीमार पिता के पास आई और उन्हें जादू का डिब्बा दिखाया। पिताजी, रास्ते में मेरी मुलाकात एक बुद्धिमान बुढ़िया से हुई। उसने मुझे ये जादू का डिब्बा दिया। इसमें पोषक तत्वों वाला भोजन है जो आपकी सेहत सुधार देगा। बट्टू ने डिब्बा खोला, लेकिन सोचो उसमें क्या देखा? डिब्बा खाली था। पर कैसे? क्या ये बॉक्स जादुई नहीं था? ये खाली है अंदर से। लेकिन मैंने तो सामान उन्हीं के साथ साझा किया था जिन्हें जरूरत थी। बट्टू बहुत परेशान थी ये सोचकर कि वो अपने पिता की मदद नहीं कर सकी। पर उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब बट्टू ने दरवाजा खोला तो उसने बूढ़ी औरत, बकरी और गिलहरियों को देखा। लेकिन तुम तो... हाँ प्यारी लड़की, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने जादू का डिब्बा सिर्फ जरूरतमंदों के साथ ही साझा किया। अब ये तुम्हारे लिए है। तुम इस बकरी के दूध का, कोको के पेड़ के फलों का और गिलहरी के लाए अखरोटों का फायदा ले सकती हो। बट्टू ने कोको से फल, बकरी से दूध और गिलहरी के लाए अखरोट बूढ़ी औरत की टोकरी से लिए और अपने पिता के लिए एक स्वस्थ पेय तैयार किया। उसके पिता इस पेय पदार्थ को पीते ही फिर से स्वस्थ हो गए। धन्यवाद मेरी सुंदर, दयालु और बहादुर बेटी। बट्टू बहुत खुश थी कि उसके पिता ठीक हो रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसे अब बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो उसने उसे कूड़ेदान के पास फेंक दिया। जैसे ही चालाक व्यापारी ने वो बक्सा देखा तो वो उस पर कूद पड़ा। वो जादुई बक्सा, जादुई बक्सा! अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बट्टू, जो खिड़की से धूर्त व्यापारी को देख रही थी, उस पर हंस पड़ी, क्योंकि वो अब जानती थी कि असली जादू डिब्बे में नहीं था, बल्कि अपने ही दयालु हृदय में था। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे।
लड़के का नाम था हैरी और वो बहुत शरारती था। और लड़की का नाम था सैली। वो बहुत होशियार थी लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ भी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वे अक्सर खाली पेट सो जाते थे और हर दिन भूखे रहते थे। रात में उनके लिए सोना मुश्किल था क्योंकि उनके पेट में दर्द होता था। एक दिन सैली इतनी भूखी थी कि उसके पेट से आवाजें आ रही थीं। ओह, हमने कई दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। सैली अपनी भूख मिटाने के लिए पार्क में टहलना चाहती थी। वो घर से निकल गई। वो अपने साथ पानी की बोतल भी ले गई। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर आराम करना चाहती थी। हालांकि तभी जर्जर कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो औरत धीरे धीरे सैली के पास आ गई। लड़की, मुझे पानी का एक घूंट दो। मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप जितना चाहें पी सकती हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और एक पल में वो एक खूबसूरत युवा परी में बदल गई। अरे परी, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर लड़की। एक वर मांगो। मेरा भाई हैरी और मैं बहुत गरीब हैं और कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है, घर पहुंचते ही मेज पर देखना, तुम्हें जादू का कटोरा मिलेगा। जादू का कटोरा? हाँ, जब तुम कहोगी कटोरे गर्म खाना पकाओ तो ये तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। और जब तुम कहोगी रुको कटोरे, ये काफी है, तो ये रुक जाएगा। अब तुम और तुम्हारा भाई कभी भूखे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी। हे छोटी लड़की, जादू के कटोरे के लिए जादुई शब्द मत भूलना। सैली घर की तरफ चल पड़ी। और सचमुच जैसा परी ने कहा था, मेज पर एक कटोरा था। दीदी, ये अनोखा कटोरा कहाँ से आया? ये अनोखा नहीं है, ये जादुई है। ये एक जादू का कटोरा है। हाँ ठीक है, पर इस खाली कटोरे का करेंगे क्या? अब चुप रहो और देखो। पकाओ कटोरे, गरम खाना पकाओ। जादू के शब्दों को सुनते ही कटोरा गर्म होने लगा और मीठा दलिया पकाने लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कटोरा तो सच में जादुई है। मतलब अब से हम भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 10 प्लेट मीठा दलिया खाया। और जब उनका पेट भर गया तो सैली ने जादुई शब्दों को कटोरे को और अधिक बनाने से रोकने के लिए कहा। मैंने पेट भर कर खाया। ये दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो ये हर रोज खा सकता हूँ। तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ये जादुई कटोरा कैसे मिला। सचमुच सैली और हैरी ने कई दिनों तक मीठा दलिया खाया और इसके स्वाद से वे कभी नहीं थके। एक दिन बाहर जाने से पहले सैली अपने भाई को बताना चाहती थी कि कटोरे को कैसे रोकना है। हैरी, हैरी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात को अनसुना कर दिया और उसके पास नहीं आया। तो सैली उसके पास गई, लेकिन उसी पल वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। आखिरकार वो भुलक्कड़ जो थी। क्या हो गया? तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ? सैली, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात कहने आई थी, लेकिन तुम भूल गई। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी याददाश्त है ही कमजोर। इतना मतलबी मत बनो हैरी। वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। लेकिन एक बार जब वो बाहर थी, सैली को याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना है। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे उसे याद दिलाना था कि जादू की कटोरे को कैसे रोकना है। चलो ठीक है, हैरी मेरे पहुंचने तक नहीं उठेगा। पर इधर हैरी उसके घर से निकलते ही जाग गया था। वो अपने बिस्तर से उठकर मेज की तरफ गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। खाना बना कटोरे।
चल खाना बना। जादू का कटोरा तुरंत गर्म होने लगा। घर में फिर से मीठे दलिए की महक आने लगी। हैरी ने मीठे दलिए की एक बड़ी प्लेट खा ली थी। अब वो उसे पकाने से रोकना चाहता था। मैंने काफी खा लिया, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अरे रुक जा कटोरे, और मत पका, रुक जा। लेकिन जादू के कटोरे ने खाना बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि ये सही जादुई शब्द नहीं थे। रुक जा कटोरे, रुक जा। जादू का कटोरा नहीं रुका, वो मीठा दलिया पकाता रहा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुक ही नहीं रहा है। कटोरे रुक जा, रुक जा, ये रुक क्यों नहीं रहा है? हैरी कुछ भी कहता रहा, पर कटोरा मीठा दलिया पकाता रहा। और जब तक सैली घर लौटी, तब तक लगभग पूरा घर दलिए से भर चुका था। मेरा भाई शायद अभी तक उठा ही नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए स्वादिष्ट दलिया बनाती हूँ। ये क्या है? जब सैली घर का दरवाजा नहीं खोल सकी, तो उसने खिड़की से देखा, और क्या देखा! पूरा घर चिपचिपा और दलिए से भरा हुआ था, क्योंकि उसका भाई हैरी कटोरे को पकाने से रोक नहीं पा रहा था। ओह, ये बहुत ही भयानक है। हैरी! दीदी मेरी मदद करो, मैं गिर जाऊंगा। रुको कटोरे, ये काफी है। सैली के जादुई शब्दों को सुनते ही कटोरे ने दलिया पकाना बंद कर दिया, और आखिरकार हैरी दलिए में डूबने से बच गया। शुक्रिया दीदी। वैसे अब हम इस मीठे दलिए का करने क्या वाले हैं? ये तो घर में चारों तरफ फैल गया है। सैली के पास एक अच्छी तरकीब थी। उसने फौरन जाकर पड़ोस के अपने दूसरे गरीब पड़ोसियों को बुलाया। उनमें से हर कोई सैली के घर के बाहर आ गया। जब हैरी ने स्वादिष्ट दलिए के साथ प्लेटों को भर दिया, तो सैली ने उन्हें उनके भूखे और गरीब पड़ोसियों को बांट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हमारी भूख मिटा दी। कितना स्वादिष्ट है। हैरी और सैली अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। अपने भूखे पड़ोसियों को खिलाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक बूढ़ा गरीब दिखने वाला आदमी उनके पास आया। ओह, क्या सच में दलिए का एक जादुई कटोरा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के भोजन के लिए कई दिनों से भटक रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ। कृपया मुझे कटोरा दे दो, ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे दीदी? इसे दे देंगे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत सोचो हैरी, आदमी के बच्चे भूखे हैं। इस दुनिया में बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कटोरा लो और अपने परिवार के पास ले जाओ। उसी क्षण वो आदमी एक सुंदर युवा परी में बदल गया। ओह, तुम तो वही परी हो जिसने मुझ पर एहसान किया है। हैरी और सैली, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुमने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया और उस आदमी की मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। इस एहसान के बदले तुम ये जादुई कटोरा हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम इसके लायक हो। क्या सच में? ये तब से हर दिन हैरी और सैली शहर के गरीब लोगों को दलिया बांटते रहे। उनके उदार दिल उनके द्वारा बांटे गए दलिए के समान मीठे हो गए। जब उन्होंने बच्चों, जवान और बूढ़े लोगों सबका पेट भरे हुए देखा और उन्हें खुश देखा, तो उनका जीवन भी सुख और शांति से भर गया। एक दिन छोटा सुअर गुरकी बगीचे में उदास बैठा था। उसका बड़ा भाई पोरकी उसके पास आया। क्या हुआ गुरकी, तुम उदास क्यों हो? मैं बहुत ऊब गया हूँ भाई, मुझे करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तुम जानते हो मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? मिट्टी में खेलना? मैं उससे ऊब गया हूँ। अरे नहीं, जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था तब मैं शहर नामक स्थान पर गया था।
वहाँ एक विशाल मनोरंजन पार्क था जिसके चारों ओर रोशनी थी। शायद हम वहाँ जा सके। उसी समय छोटे सुअरों ने एक आवाज सुनी। वे पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उत्साह से बात कर रहे थे। हर्रे, मनोरंजन पार्क! गुरकी की खुशी सुनकर उसका दूसरा भाई टोरकी भी तुरंत उनके साथ शामिल हो गया। उसी क्षण उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भेड़िया झाड़ियों के बीच से उनकी बातें सुन रहा है। शहर जा रहे हो मनोरंजन पार्क में मजे करने के लिए? चलो मैं तुम लोगों को रास्ते में पकड़ लूं और दिखाऊं कि मौज मस्ती करना कैसा होता है। लेकिन सड़क काफी दूर और खतरनाक है। हम रास्ते में सावधान रहेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। चलो ना, चलते हैं। तो 3 छोटे सुअर शहर के लिए निकल पड़े और विश्वासघाती भेड़िया तुरंत उनके पीछे हो लिया। जंगल में लंबी यात्रा के बाद 3 छोटे सुअर बहुत थक गए थे। मेरे पैरों में चलने से दर्द हो रहा है, चलो अब थोड़ा आराम कर ले। छोटे सुअरों ने अपने बड़े भाइयों की मदद से पत्तों और पेड़ की शाखाओं से बना एक तंबू स्थापित किया। वे अंदर गए और गहरी नींद सो गए। दूसरी ओर भेड़िया अपने नाक से तेज गंध लिए हुए कहीं आसपास घूम रहा था। ये सुअर के बच्चे कहाँ पर है? कुछ घंटों बाद छोटा सुअर बहुत भूखा था। वो अपने भाइयों को जगाए बिना भोजन की तलाश में तंबू से बाहर चला गया। सामने ही उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर 3 सेब तोड़ने ही वाला था, भेड़िया अचानक उसके सामने आया। क्या तुम यही चाहते थे छोटे सुअर? हे, बचाओ भेड़िया! भेड़िया गुरकी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन छोटा सुअर भेड़िए की बाहों से छूट गया और अपने भाइयों के पास गया। भाइयों, उठो! भेड़िया यहाँ है, यहीं बाहर है। तंबू के अंदर 3 छोटे सुअर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। दरवाजा खोलो और अंदर आने दो पिगीज। अगर तुमने नहीं सुना तो टेंट उड़ा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा टेंट बहुत मजबूत है। इस शब्द पर भेड़िए ने तंबू को उड़ा दिया, उड़ाकर नष्ट कर दिया और छोटे सुअर दंग रह गए। अब तुम कैसे बच पाओगे? हाँ, बीच वाले सुअर टोरकी ने भेड़ियों को पेड़ का पिछला भाग दिखाया। अरे नहीं, क्या वो एक बड़ा भालू है? क्या भालू? वो कहाँ है? जब भेड़िए का ध्यान भटका तो छोटे सुअर भाग गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा सा खाली खेत मिला। देखो मेरे भाइयों, वो एक खेत है, चलो वहीं छुप जाते हैं ना। छोटे सुअर एक एक करके भूसे के ढेर में छिप गए, लेकिन छोटे सुअर गुरकी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी टोपी घास के ढेर पर रह गई थी। विश्वासघाती भेड़िया, जो बहुत भूखा था, हर जगह छोटे सुअरों की तलाश कर रहा था। जब उसने खेत देखा तो उसने सोचा कि शायद उसे वहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसने किनारे पर भूसे का ढेर और उस पर एक छोटी टोपी देखी। यहाँ सुअर के बच्चे इस घास के ढेर में होंगे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने फिर से चर्र की आवाज सुनी। क्या भेड़िए ने हमें ढूंढ लिया? चलो चुप रहो। विश्वासघाती भेड़िया एक किसान का भेष बनाकर खलिहान में आया। ये बूढ़ापा कितना मुश्किल होता है। काश कोई मुझे मेरा सामान फार्म हाउस तक ले जाने में मदद कर पाता। छोटे सुअर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। और फिर हम एक अच्छी दावत कर सकते हैं। देखो, वो किसान ही होगा। हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारा पेट भर देगा। नहीं, वो भेड़िया हो सकता है। रुको, बाहर मत जाओ। तो तुमने किसान की मदद नहीं की सुअरों?
अगर मैं आ गया तो भूसे की ढेर को उड़ा दूंगा। भेड़िए ने गहरी सांस ली, फूंक मारी और उड़ा दिया। जब घास का ढेर टूटकर गिर गया तो सुअर भाई तुरंत भाग गए। इधर आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। छोटे सुअर जो अपना रास्ता भटक गए थे, धीरे धीरे एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। उनके सामने एक चालाक लकड़बग्गा था। वाह, मेरा खाना चलकर मेरे पास आ गया। बड़ा पीक पोरकी अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके सामने आ गया। हमसे दूर हो जाओ लकड़बग्घे। तभी बीच वाले सुअर ने एक गिद्ध को ऊपर उड़ते देखा। भाई, मैं देखो, ये गिद्ध है। क्योंकि छोटे सुअर घर से बहुत दूर थे, जंगली जानवरों ने उन्हें शिकार के रूप में देखा। 3 छोटे सुअर डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब लकड़बग्घा ये देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि किसे पहले खाए, तो वो अचानक गुरकी की ओर भागने लगा। तभी भेड़िया प्रकट हुआ। वो लकड़बग्घे के सामने कूद पड़ा। जाने दो। भेड़िया खेत से सुअरों का पीछा कर रहा था। हालांकि इस बार उसने उनकी रक्षा के लिए लकड़बग्घे को अपने विरुद्ध कर लिया। उसने अपने डरावने पंजों से लकड़बग्घे को एक ही झटके में दूर भगा दिया। लेकिन खतरा यहाँ खत्म नहीं हुआ। भेड़िया सावधान रहो, गिद्ध हमला करेगा। जैसे ही गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और सुअर की ओर तेजी से उड़ान भरी, भेड़िया अपने लंबी और डरावनी आवाज से चिल्लाया। गिद्ध भेड़िए की चिंगार से इतना डर गया कि वो सुअरों के पास से उड़ गया और गायब हो गया। गिद्ध के डर से सुअर चट्टान से गिरने वाले थे। नहीं, हम गिर रहे हैं, बचाओ, बचाओ! भेड़िया तेजी से आया और बड़े सुअर का हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी मजबूत भुजाओं से एक ही झटके में उन्हें ऊपर खींच लिया। धन्यवाद भेड़िया। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मैं ही तुम सुअरों को खा सकता हूँ। सीधे उस पत्थर के दाहिनी ओर जाओ, तुम्हारा घर वहीं पर है, पर इस बार सावधान रहना। भेड़िए द्वारा बचाए गए सुअर उसके बताए दिशा में लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच ही गए। उन्होंने वादा किया कि वे फिर कभी अपने बड़ों के बिना खतरनाक सड़कों को पार नहीं करेंगे। अगले दिन दरवाजा खटखटाया गया। पिग्स, दरवाजा खोलो और मुझे आने दो, नहीं तो मैं आ गया तो घर को उड़ा दूंगा। तुम्हें पता है कि तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें विश्वास नहीं है तो 1, 2, 3। उस दिन के बाद 3 छोटे सुअर और विश्वासघाती भेड़िया, जिन्होंने खतरे के खिलाफ एक साथ रहने के महत्व को समझा, खुशी से अपना जीवन जीने लगे। जब चूहा जंगल के सबसे छोटे सदस्यों में से एक बढ़िया नाश्ता कर रहा था, तो उसका दरवाजा ऐसे खटखटाया जाने लगा मानो वो टूट जाएगा। जब चूहे ने उत्साहपूर्वक दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक उदास हिरण को देखा। ओह चूहे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ गजल? शेर। शेर का नाम सुनते ही चूहा कांपने लगा, क्योंकि वो उससे बहुत डरता था। क्योंकि मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, ये मेरा घर भी है, समझ गए? उसने कहा और मुझसे मेरा घर छीन लिया और मैं अब बेघर हूँ। मैंने अपना घर वापस पाने के लिए जिस किसी से मदद मांगी वे डर गए और भाग गए। क्योंकि वो शेर है, हम सब उससे डरते हैं। लेकिन तुम दूसरों की तरह नहीं हो चूहे।
तुम बहादुर और होशियार हो, प्लीज मेरी मदद करो। कुछ देर सोचने के बाद छोटा चूहा अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे एक साथ निकले। शेर वास्तव में गजिल के बगीचे में गहरी नींद सो रहा था। छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए अपने विशाल पंजे से उसे कूहनी मारना चाहता था, लेकिन जब शेर हिल गया वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। इस बार भले ही उसने अपनी जटाओं को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतना खर्राटे ले रहा था कि चूहे ने अपने कान ढक लिए और डर के कारण वो जहां था वहीं रुक गया। जबकि छोटा चूहा शेर को जगाने के लिए एक लंबी पतली छड़ी की तलाश में था। उसकी पूंछ शेर की मूंछों को छू गई। गुर्राता हुआ शेर अचानक जाग उठा। अच्छे! शेर अपनी सुखद नींद से जागने से क्रोधित होकर चूहे के सामने आ गया। वो गुस्से में जहां लेटा था वहीं से उठ गया। तुमने मुझे क्यों जगाया? या तुम मेरे लिए खाना लाए? हाँ, मुझे बताओ। खाना? नहीं लाया मैं। तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बताओ। गजेल? नहीं। हाँ। क्या हुआ है? वो पहाड़ पर भाग गई। तो तुम्हें भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, समझ गए तुम? शेर की दहाड़ के साथ छोटा चूहा उससे बहुत दूर चला गया। शेर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन चूहे ने साहस जुटाया और गजिल के बगीचे में वापस चला गया। तुम्हें मैंने इस बगीचे से दूर रहने के लिए नहीं कहा था क्या? हाँ, आपने कहा था। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्या आपने वो घर देखा है जो लक्कड़ बग्घे ने अपने लिए बनाया था? उसके घर को क्या हुआ है? वो तुमसे बहुत बड़ा और अधिक राजसी है, और उसमें चारों ओर पेड़ों और सुंदर घासों से भरा एक विशाल बगीचा भी है। ओह, सचमुच? शेर उस घर को देखना चाहता था जो गजिल के घर से भी अधिक भव्य था। चलो, मुझे लक्कड़ बग्घे का शानदार घर दिखाओ, चलो। चूहा डर से कांप तो रहा था, फिर भी उसने शेर का अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद वे अंततः लक्कड़ बग्घे के घर पहुंचे। हालांकि वहां न तो कोई शानदार बड़ा घर था और न ही पेड़ों से भरा बगीचा। लक्कड़ बग्घे का घर बस एक छोटा सा और बहुत ही साधारण बिल था। तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, शेर चूहे की ओर दौड़ा। ओप्स! शेर लकड़ी के ऊपर से दौड़ रहा था, जबकि चूहा लकड़ी के बीच से दौड़ रहा था। शेर चूहे को पकड़ने ही वाला था कि चूहा तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। कृपया जंगल के राजा, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बस गजेल की मदद करना चाहता था। शेर और भी क्रोधित हो गया और अपने विशाल पंजों से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी करो छोटे चूहे, जल्दी करो। जब चूहा पेड़ से शेर के पंजों के बीच फिसलकर गिरने ही वाला था, तो कांटेदार जंगली चूहों का झुंड शेर के पैरों में फंस गया। उतर जाओ। हालांकि शेर ने जंगली चूहों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उनके कांटे चुभते रहे। इसका फायदा उठाकर चूहा पेड़ से चूहों के झुंड के बीच कूद गया और भाग गया। जैसे ही उसने सोचा कि वो शेर से बच गया है, चूहे ने तेज कदमों की आवाज सुनी और डरकर दलदल में कूद गया। हालांकि वो बहुत हल्का था, वो फिर से सफलतापूर्वक जमीन पर उतरा।
जहां तक शेर की बात है, जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए दलदल में उतरा, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। ये क्या है? बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो आप डूब जाएंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, कमबख्त। चूहा जो शेर की मदद करना चाहता था, किनारे से शाखे का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनिए, इस शाखा को पकड़िए, मैं आपको खींच लूंगा और बचा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से बच जाऊंगा, समझे तुम? हालांकि यदि शेर ने अपना एक पैर बचाया तो दूसरा पैर कीचड़ में चला गया, और जैसे ही उसने संघर्ष किया वो कीचड़ से ढक गया और अंततः उसने हार मान ली। चूहे, मैं डूब रहा हूँ, मदद करो, मुझे बचा लो, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, कृपया जल्दी करो। चूहे ने पास के गोंद के पेड़ से सबसे बड़ी पत्तियां एकत्रित की और उन्हें एक एक करके कीचड़ पर रख जल्दी दिया। कीजिए, आप पत्तों पर कदम रख के बाहर निकल सकते हैं। चूंकि गोंद की पत्तियां नीचे से चिपचिपी होती हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता। शेर मुश्किल से ही सही पत्तों पर पैर रखकर जमीन पर पहुंचने में कामयाब रहा। ओह चूहे, अगर तुमने इन पत्तों के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं कभी नहीं बच पाता। तुम्हें कम समझा इसलिए मुझे माफ कर दो। बताओ, जंगल के राजा शेर से तुम चाहते क्या हो? बताओ। छोटे चूहे ने शेर से गजेल को उसका घर वापस देने के लिए कहा। शेर ने तुरंत ये अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस छोटे चूहे की बदौलत जिसने उसकी जान बचाई, उसने घर के महत्व को बेहतर ढंग से समझा। गजेल एक सुंदर बगीचे वाले अपने घर में लौट आई है। शेर अपनी मांद में सो गया है और छोटा चूहा अपने स्वादिष्ट नाश्ते पर लौट आया है, और हर कोई जंगल के इस छोटे सदस्य की महान सफलता की कहानी के बारे में महाकाव्यों की तरह बात कर रहा है।